और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद से घाटी में तनाव की खबरें हैं और इस बीच स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने भी घाटी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। तो यासीन मलिक की गिरफ्तारी की गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में धारा 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई है और उससे पहले कल रात में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 कंपनियां सुरक्षा बलों की भेजी गई हैं कश्मीर में। हालात कैसे हैं ये भी हम आपको बताएंगे वहां पर, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर अलगाववादी नेताओं पर सख्ती पर महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 24 घंटे में हुर्रियत नेताओं और जमात संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनमाने तरीके से उठाया गया यह कदम जम्मू कश्मीर में मुद्दों को सुलझाएगा नहीं बल्कि उलझा देगा। आप किसी शख्स को कैद कर सकते हैं लेकिन उसके विचारों को नहीं। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से, उनसे बात करते हैं। रिफत, यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद घाटी में फिलहाल इस वक्त कैसा माहौल है, बताइए। कल शाम को एक तरफ से तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ से रात के दौरान कई जगहों पे छापे डाले गए और जमात इस्लामी के काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि जमात इस्लामी के लीडर्स को क्यों हिरासत में लिया गया। यहाँ पे काफ़ी सारी अफवाहें भी गर्म है। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है। हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसे नताइज आए जहाँ यहाँ पे कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से भी शायद सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अटकलें काफ़ी लगाई जा रही हैं, अलग अलग जो है चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बात है वो क्या पाना मुश्किल है। लेकिन तनाव ज़रूर है, कश्मीर घाटी में हालात ज़रूर जो है पुरतनाव है। और आज अनंतनाग में जो है काफ़ी सारा पथराव देखने को मिला जब ये खबर गई कि जमात इस्लामी के लीडरों को रात के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे लोगों ने दुकानें बंद की अनंतनाग में और उसके बाद नौजवान निकले, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज में पथराव शुरू किया। ठीक है, मतलब हालात तनावपूर्ण है और इसीलिए शायद 100 कंपनियों को भेजा भी गया। तो उनके बारे में बताइए रिफत। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती से जुड़े कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। BSF और ITBP की भी तैनाती होगी वहां पर। 100 कंपनियां वहां भेज दी गई हैं, उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, पुलवामा अटैक के बाद अब कश्मीर घाटी में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि कल शाम को एक ऑर्डर जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से और ये कहा गया कि फ़ौरन जो है 100 कंपनियां यहाँ पे भेजी जाएं, जिसमें 45 CRPF की कंपनियां हैं और 35 जो हैं वो BSF की, 10 ITBP और 10 SSB की कंपनियों को यहाँ पे भेजा जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे भी सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है। काफ़ी जैसे स्टैटिक पोजिशन जहाँ पे CRPF की थी, अब BSF और ITBP उनको रिप्लेस करेगी और यहाँ पे ये बदलाव देखने को मिल रहा है कश्मीर घाटी में, क्योंकि BSF की 35 कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और अलग अलग जगहों पे जहाँ पे स्टैटिक पोजीशन थी CRPF की वहाँ पे उनको रख दिया जाएगा। तो हालात यहाँ पे ऐसा तनाव तो लग रहा है, एक तरफ से तो बॉर्डर्स पे तनाव है या लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है काफ़ी इस वक्त कशीदगी देखी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया रिफत, आप नजर बनाए रहिए स्थिति पर, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे हालात पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफी खतरनाक हो गए हैं, ये बेहद ही खराब स्थिति है। उन्होंने आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत इस मुद्दे पर कुछ बड़ा और शक्तिशाली कदम उठाने की ओर सोच रहा है। भारत पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की करतूतों को देखते हुए अमेरिका पहले ही $1.3 बिलियन की फंडिंग रोक चुका है। Terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. India are seeking right to self-defense. No, India is looking at something very strong. And I mean, India just lost almost 50 people and with an attack. So I can understand that also. But we're talking, and a lot of people are talking, but it is a very, very delicate balance going on. Right now, there's a lot of problems between India and Pakistan because of what just happened in Kashmir.
और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट विशंबर दयाल। विशंबर जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक तरफ देश में भी काफी हलचल है, कश्मीर घाटी में इस वक्त काफी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ इस तरह से बोलना डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूं। हमें वैली के अंदर सिंसियरली और अर्नेस्टली और ऑनेस्टली काफी कुछ करने की आवश्यकता है। और पहली तो मैं बहुत दिन से कह रहा था, सबसे पहले तो हुर्रियत के लीडर्स, जमात इस्लामी के लीडर्स, इन सबको अरेस्ट करके इन सबको जम्मू एंड कश्मीर से कहीं दूर भेज दिया जाए जहां इनकी किसी किस्म की कम्युनिकेशन ना हो वैली से, ताकि एक कम्युनिकेशन लिंक टूटे, एक कमांड कम्युनिकेशन लिंक टूटे। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा घी डालते हैं, तेल डालते हैं उग्रवाद को चलाने में, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर महबूबा मुफ्ती इनकी जो हिफाजत कर रही, जो इनके पक्ष में बोल रही हैं, जो कहती हैं ये होगा वो होगा, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो उनको भी बोलो दिल्ली चले जाएं, और उनकी भी ज्यादा किसी किस्म की कहीं भी उनकी बात को पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए। दूसरी, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइम पे मैं समझता हूं 2-3 काम बहुत जरूरी है। एक, बॉर्डर पे थोड़ा सा, और अब भगवान की कृपा से हमारे पक्ष में है जमीनी हालात, मतलब बाहर बर्फ पड़ी हुई है, ठंड है, खेती नहीं है जिसमें ये छुप जाते हैं। तो बाहर जो जहां जंगल वंगल जिन चीज का ये सहारा लेते थे, खेती वेती का सहारा, वो सब नहीं है इस टाइम पे। पूरा का पूरा इलाका जो है वो अर्बनाइज्ड एरियाज में सारे उग्रवादी हैं। तो आप कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च एंड शूट ऑपरेशन, मैं रेस्क्यू नहीं कहूंगा, सर्च एंड शूट और सरेंडर, ओनली 3 थिंग, सरेंडर, सर्च और शूट, ये ऑपरेशंस को बिल्कुल इंटेंसिफाई कीजिए। और घाटी के अंदर से सिक्योरिटी फोर्सेस में सिर्फ आर्मी और सीआरपीएफ को छोड़ के बाकी ना किसी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पास, ना किसी उग्रवादी पे किसी किस्म का असला, ये सब अगले 2-3 महीने में निकाल दे वहां से। कोई हथियार कुछ नहीं, लोग अपने आप शांति में आ जाएंगे और 1 साल बाद वापस हुर्रियत को यहाँ ले आना, वो अपना धर्म का प्रचार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है, बॉर्डर को एक सील कीजिएगा। और तीसरा, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरनेशनल सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। मैं समझता हूं भारत को जो पाकिस्तान के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ पाकिस्तान में जो कार्रवाई करनी है, उसको और तेज करना चाहिए उस मुहिम को, और किसी किस्म के डर से, किसी किस्म के महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना विशंबर जी? महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप लोगों को कैद कर सकते हैं, विचारों को कैद नहीं कर सकते, यानी क्योंकि वो खुद विचार है खड़ी दिखाई दे रही है और कह रही है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भाई तभी मैं कह रहा हूं, महबूबा के विचार को भी बिल्कुल मत कीजिए, उसको कोई एयर मत कीजिए, वो यही बोलेगी। उसने ही तो बोला था, उसने तो आग लगाई है। 2014 में शांति थी भाई मेरे, 2001, 2012-13 में 1 करोड़ के ऊपर टूरिस्ट क्या है? ये सड़क जिस पर हादसा हुआ, इस पे लोग रात को 9-10 बजे चलने लग गए थे। साउथ और पीर पंजाल बिल्कुल शांति थी, रात को लोग माता वैष्णो देवी 2 बजे जाते थे, 3 बजे जाते थे, चारों तरफ शांति थी। महबूबा, जिस दिन महबूबा के पिताजी ने, स्वर्गीय मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई, मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था। और जिस दिन वो बुरहान वानी को इसने मार्टर बोला, ये उस आइडिया को फ्यूल कर रही है। इसने दिल्ली में आके बोला ये एक आइडिया, मतलब आपके हिसाब से महबूबा मुफ्ती कहना कि उनके लिए ज्यादा हमदर्द दिखाई देती है, उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन जरा एक चीज समझाइए विशंबर जी, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप खुद रह चुके हैं सेना में, आप ज्यादा अच्छे तरीके समझते हैं। ये सीआरपीएफ के साथ आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, इन सब के जवानों को वहां पे तैनात किया गया है, इसका क्या मतलब निकाले? ये जो इन सारी आर्म फोर्सेज की जो टुकड़ियां वहां भेजी गई हैं, जो वहां पे बिल्कुल, ये देखिए मैं ये कहता हूं, आर्टिकल 35 पे जो होगा सुप्रीम कोर्ट के तहत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा वो ऑर्डर आएगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उसको एबॉलिश करता है, और अगर घाटी में किसी किस्म का जो है, मतलब घाटी में किसी किस्म का रोष फैलता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता है। वो एक बहुत अच्छा कदम है, ताकि किसी किस्म का भी वहां पे माल का, जान का नुकसान ना हो। राइट, ये बहुत अच्छा स्टेप है और प्रिकॉशनरी मेजर है। राइट, लेकिन जहां तक ठीक है, शुक्रिया विशंबर जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर कह सकते हैं कि एहतियातन ये सारी फोर्सेस की तैनाती की गई है और सोमवार को बहुत बड़ा एक फैसला आ सकता है, सुनवाई है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा होगा वो सोमवार को पता चलेगा, लेकिन धारा 35A पर सुनवाई के तहत कश्मीर में हालात ना खराब हो, इसके लिए एहतियातन सरकार ने यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है।
चलिए, इसमें लगातार अपडेट हो रहा है, इसमें लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसमें अब नाम जुड़ गया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में होने वाले मैच को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा रुख सख्त है, हम देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। Our stand is simple. We stick by what the nation wants to do and what the BCCI decides to do, and that is basically our opinion. Whatever the government and the board decide, eventually we will go by that and we will respect that. So that is our stand on this particular issue. और कुछ ऐसा ही बयान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का भी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत सरकार पर छोड़ देना चाहिए। अभी जो अटैक हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं? शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि इसका आंसर दे सकूं। एक ही सिर्फ चीज कहूंगा, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, ये हम जैसे लोगों को तय नहीं करना, ये गवर्नमेंट को तय करना है। उनके ऊपर है कि हम खेलें या ना खेलें। चलिए, लेकिन इस मुद्दे पर जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका बयान थोड़ा अलग आया है। सचिन ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलकर उसे फ्री में 2 अंक देने का मतलब नहीं बनता। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत ने विश्व कप में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, अब फिर से उन्हें हराने का वक्त है। सचिन ने कहा कि मैं निजी तौर पर उन्हें 2 अंक देना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि इससे टूर्नामेंट में उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि उनके लिए भारत सर्वोपरि है और देश जो भी फैसला करेगा उसका वो तहे दिल से समर्थन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, NACL मामले में 2 बड़े ब्रोकरों पर गाज गिरी है। ये दोनों ब्रोकर हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज और IIFL कमोडिटीज। सेबी ने अपने ऑर्डर में दोनों ब्रोकरों को कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फिट और प्रॉपर नहीं माना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज राय। तो नीरज, जरा बताइए ये पूरा मामला क्या है? देखिए, 2013 जुलाई में मामला सामने आया था जब तब के मार्केट रेगुलेटर FMC ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और तब से ये मामला पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के दायरे में बहुत सारी जांच चली है। और पिछले महीने सेबी ने करीब 300 ब्रोकर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उस नोटिस के बाद कल ये एक फैसला 2 ब्रोकर्स के खिलाफ आया। उसमें 2 ब्रोकर्स का नाम है, एक IIFL कमोडिटीज़ है और एक मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ है। इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब ये लोग कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इस एक्शन के बाद से इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अब कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है NACL मामले में, जो कि 2013 में हुआ था और इसमें करीब 5600 करोड़ रुपए को का एक तरह से लॉस हो गया था। इस खबर के बाद से ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि एक कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और फिर से वॉल्यूम गिरना और बहुत सारे चीज़ों इधर उधर से चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब नीरज, सवाल तो यही है कि जो ब्रोकर्स है वो करेंगे क्या? देखिए, IIFL की तरफ से हमारे यहाँ भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिएक्शन आया और उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। मोतीलाल ओसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो खुद इस मामले के भुक्तभोगी हैं और इस मामले में उनके करीब 60 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। कंपनी इस घोटाले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रही है। उसने साफ तौर पर कहा है कि इस एक्शन के बाद से सेबी ने जो फैसला लिया उससे उसके शेयरधारकों या निवेशकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ग्रुप की कंपनियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जब हमने थोड़ी देर पहले ट्रेड स्वीट ब्रोकिंग के संदीप जैन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ओवरऑल तो कुछ ऐसा कंपनी वाइज या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है और आने वाले दिनों में इससे एक तरह से मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सकता है। बड़ा एक्शन लिया गया है और काफी मतलब एक भयभीत हो रखे हैं सारे ही ब्रोकर्स और हो सकता है कि आगे भी आने वाले दिनों में और भी कुछ ब्रोकर्स के पास ये नोटिस आए, क्लाइंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक देखिए, लोगों को जब इतने बड़े नाम हैं ये 2 और कहीं ना कहीं जब इस टाइप का होता है तो लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस है वो तो हिलता ही है। ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री वैसे भी बैड शेप में है क्योंकि काफी सारे डिसरप्शंस हुए हैं मार्केट्स में भी। आजकल जिस तरीके का माहौल चलता है उसकी वजह से भी पार्टिसिपेशन बहुत कम था। फिर एक ऐसी न्यूज आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल इससे गड़बड़ाएगा और खराब ही होगा।
तो जानकारों के मुताबिक सोमवार को इसका असर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। घर खरीदारों को कल बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी घट सकता है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक बताएं, कल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? घर खरीदारों को जीएसटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल जो बैठक हो रही है जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक, उसमें घर खरीदारों के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिफारिश की थी उस पर फैसला जीएसटी काउंसिल ले सकती है। जिसके तहत जो सिफारिश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो अनकंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या घर हैं उन पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी जाए, और साथ ही साथ जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उस पर भी जो मौजूदा जीएसटी की दर 8% है उसको घटाकर 3% कर दी जाए। हालांकि ये दोनों जो स्कीम्स होंगी कॉम्पोजिशन होंगी, यानी कि इसके लिए बिल्डर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अफोर्डेबल सेगमेंट की भी डेफिनेशन को नए सिरे से तय करने की बात कही गई है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो गाइडलाइंस है उसको लागू करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर जो 45 लाख रुपए तक के मकान हैं वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आ सकते हैं, और साथ ही साथ 30 लाख रुपए तक के नॉन मेट्रो शहरों के जो मकान हैं वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आएंगे। तो सरकार रियल एस्टेट को एक पूरी तरह से बूस्ट देने के लिए और साथ ही साथ घर खरीदारों को राहत देने के लिए ये प्रपोजल लेके आई है। अब देखना ये होगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर से कितने सिफारिशों पर अप्रूवल मिल पाता है। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर बेंगलुरु में चल रहे एरो शो से एक और बुरी खबर आई है। एरो शो में एक और बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल के पास कार पार्किंग में आज आग लग गई। इस आग में 100 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। कर्नाटक अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। सूखी घास में लगी आग से आसमान में चारों ओर धुएं का गुबार है। धुएं की वजह से एरो इंडिया शो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। आसमान साफ होने के बाद ही विमानों की उड़ान मुमकिन हो पाएगी। इससे पहले भी एरो इंडिया शो में 2 सूर्य किरण जेट विमानों के टकराने से गंभीर हादसा हो गया था, जिसमें एक पायलट की मृत्यु हो गई थी। उधर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सभी ऑटो कंपनियां अपनी एसयूवी पर लाखों रुपए तक डिस्काउंट दे रही हैं। किस गाड़ी पर कितना ऑफर मिल रहा है इस रिपोर्ट में जानिए। कार बाजार में शानदार डिस्काउंट जारी है, लेकिन इस बार कंपनियां एसयूवी पर भी भारी डिस्काउंट दे रही हैं। 2018 के स्टॉक को खत्म करने के लिए रेनो, जीप, टाटा, फोर्ड और हुंडई जैसी कंपनियों के मॉडल्स पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी इस समय कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है गाड़ी परचेज करने का, क्योंकि सारी ही कंपनियों ने इस समय डिस्काउंट्स बहुत बढ़ाए हुए हैं। आप अगर पिछले 1 साल के अंतराल में देखेंगे तो इस समय हाईएस्ट डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ डीलर्स के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इधर थोड़ी सी ऑटो में सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है। उस सब सेंटीमेंट को, मार्केट को ठीक करने के चक्कर में सारी कंपनियों ने अपने डिस्काउंट बढ़ाए हुए हैं। रेनो अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैप्टर पर कुल 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी कैप्टर के बेस मॉडल पर 1,20,000 जबकि इसके टॉप मॉडल पर 2 लाख रुपए छूट का ऑफर लेकर आई है। वहीं टाटा मोटर्स अपनी 7 सीटर एसयूवी हेक्सा पर 1 लाख तक कैश डिस्काउंट दे रही है। फोर्ड अपनी 2018 वाली एंडेवर पर करीब 2.25 लाख रुपए तक की छूट दे रही है, जबकि इसका नया मॉडल भी बाजार में आ चुका है। अगर 18 मॉडल आप परचेज करते हैं, 2018 मॉडल परचेज करते हैं तो उसमें 1,80,000 का डिस्काउंट चल रहा है अप टू, जिसमें 1 लाख का डिस्काउंट है और आपका 30,000 का एक्सचेंज बोनस है और 50,000 का आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। तो इससे बढ़िया ऑफर कभी ना आया है ना आएगा। ठीक है, तो अगर आप 19 मॉडल लेते हैं तो उसमें भी आपको 80,000 का डिस्काउंट है अप टू, जिसमें आपका 30,000 का एक्सचेंज बोनस है और 50,000 का आपका कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। तो फीचर एडेड हुए हैं जैसे कि पैरामाउंट आपका सनरूफ, जो एक यूनिक फीचर है, प्रीमियम गाड़ी को आपको फील दिलाती है। 200 भारतीय बाजार में हुंडई की प्रीमियम एसयूवी है। इस पर कुल 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि वेरिएंट के आधार पर डिस्काउंट में बदलाव हो सकता है। ये जो गाड़ी फोर्ड ने प्रेजेंट की है एक नए लुक में और नए फीचर के साथ प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर कंपनी ने जो प्राइस टैग रखा गया है वो पुरानी वाली एंडेवर से कम कर दिया गया है। तो एक थोड़ा यूनिक पॉइंट है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम मार्केट का जो एक फोकस बना हुआ है ये एसयूवी सेगमेंट के अंदर, इससे मौका है कस्टमर के पास। और इस टाइम कंपनी ने अभी हो सकता है कि कंपनी ने कुछ टाइम तक इस प्राइस को टाइम तक रखी, सपोज हो सकता है अगले महीने तक प्राइस की हो सकता है कंपनी प्राइस हाइक करे, बट अभी मौका है कस्टमर के पास ये एसयूवी परचेज करने का।
जीप अपनी पॉपुलर एसयूवी कंपास पर 60,000 से 1,20,000 रुपए तक की छूट दे रही है। डीलरों का कहना है कि बढ़ते कंपटीशन और पुराने स्टॉक की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। डीलर एसोसिएशन फाडा की माने तो गाड़ियों के स्टॉक पिछले कई सालों से इस साल सबसे ज्यादा हैं और बाजार में इन दिनों एसयूवी की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। इसी वजह से डीलरों पर स्टॉक क्लियर करने का दबाव है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।